देख रहे हैं CTV7 पर हमारा खास कार्यक्रम गांव की गुहार सुनो सरकार में चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारे बिंदुओं, बहुत सारी घटनाओं, बहुत सारी खबरों को लेकर चर्चा करने में सामने हूं शकील साजिद। शुरुआत CM साय ने वैश्विक मंच से निवेशकों को यह न्योता दिया कि अब छत्तीसगढ़ एक जॉब क्रिएटर बन रहा है। अब सिर्फ खनिज और पारंपरिक उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक विनिर्माण के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में वैश्विक निवेशकों के सामने, जी हां, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने छत्तीसगढ़ की बदलती आर्थिक तस्वीर और निवेश की संभावनाएं रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा केवल नौकरी तलाशने वाले जॉब सीकर न रहे, बल्कि अपने इनोवेशन और स्टार्टअप के जरिए दूसरों को रोजगार देने वाले जॉब क्रिएटर बने। सरकार का लक्ष्य 2030 तक प्रदेश में 5,000 स्टार्टअप तैयार करना और करीब 6 लाख छात्रों को AI की ट्रेनिंग देना है। मुख्यमंत्री ने बस्तर को भी छत्तीसगढ़ की नई अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद बस्तर में विकास, निवेश, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार होने की बात। प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार हो रही है। सरकार का फोकस सिर्फ बड़े निवेश लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश को रोजगार, उद्यमिता, बेहतर आय और युवाओं के फ्यूचर से जोड़ने पर है। यानी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में अब युवा शक्ति, तकनीक और स्टार्टअप को अहम भूमिका देने की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं एक ऐसी खबर जिसने एक बार फिर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को पेपर लीक के मामले में हिला दिया। कीट विज्ञान का जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का छत्तीसगढ़ का पेपर लीक हुआ था, उसका निजी कॉलेज से कनेक्शन का शक था और यह हड़कंप मच गया था। परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द कर दी। अब मामले की जांच रायपुर समेत कई जिलों में चल रही है। पुलिस ने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा और बिलासपुर में छापेमारी की है और प्राइवेट कॉलेज, निजी कॉलेज दुर्ग के प्रोफेसर योगेश सहित 5 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस पेपर को लीक करने में अहम भूमिका निभाई। तकनीकी जांच के आधार पर कॉलेज स्टाफ और छात्रों समेत 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की रही है। अब तक 16 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में दुर्ग के निजी कॉलेज से पेपर लीक होने की संभावना बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक यहां से प्रश्न पत्र कवर्धा के छात्रों तक पहुंचा और फिर व्हाट्सएप पर वायरल हुआ। जब पुलिस मोबाइल नंबरों, चैट और डिजिटल साक्ष्यों की कड़ियां जोड़कर पेपर के मूल स्रोत तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और उसमें जो नाम आया वो योगेश, प्रोफेसर योगेश, जो दुर्ग के निजी कॉलेज के प्रोफेसर है, उनका नाम आया और वो लगातार आते थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। और यहां से जब वो लेकर गए पेपर, उनकी जिम्मेदारी थी पेपर लेके जाने की, तो उन्होंने कीट विज्ञान के पेपर को जमा नहीं किया, अपने महाविद्यालय में उसे लेकर घर गए और उसके बाद ये पेपर लीक की सूचना वायरल हुई। संबंधित व्हाट्सएप की तकनीकी जांच शुरू की गई। मामले में तेलीबांधा थाने में उस वक्त अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि परीक्षाओं की शुचिता और विद्यार्थियों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत साइबर सेल की मदद से डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर दोषियों पर, जो 6 गिरफ्तार हुए हैं और अन्य जिनकी खोज की जा रही है, पर कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एम्स के दीक्षांत समारोह की अतिथि सूची पर फिर विवाद पैदा हो गया है। इस मामले में रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह का आमंत्रण पत्र सामने आने के बाद सियासी हलकों में नाराजगी बढ़ गई है। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, लेकिन आमंत्रण पत्र में
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का नाम नहीं होने से भाजपा के भीतर सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, एम्स की सलाहकार समिति के सदस्य सांसद विजय बघेल, विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे का नाम भी अतिथियों की सूची में प्रोटोकॉल के हिसाब से शामिल नहीं है। आमंत्रण पत्र सामने आने के बाद भाजपा नेताओं और समर्थकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी समर्थक आमंत्रण पत्र साझा कर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आगामी 2 सितंबर को रायपुर एम्स का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित होना है, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर प्रोटोकॉल के मुताबिक मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिए थे। बैठक में एम्स के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद जारी आमंत्रण पत्र में राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम गायब होने से बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल दोनों सक्रिय सांसद है, बेहद वरिष्ठ नेता है। राजेश मूणत पूर्व मंत्री और बेहद सक्रिय वरिष्ठ नेता और महापौर जो राजधानी की प्रथम नागरिका है, मीनल चौबे का नाम शामिल न होने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जी हां, एक बड़ी खबर, मनपसंद बैंकों में अब सरकारी धन रखना आसान नहीं है। वित्त विभाग की सख्ती के बाद छत्तीसगढ़ में अब सरकारी धन को मनपसंद बैंक में जमा करना अधिकारियों के लिए आसान नहीं होगा। वित्त विभाग ने शासकीय बैंक खातों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। अब किसी भी नए सरकारी बैंक खाते को खोलने के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी। दरअसल कई विभागों, मंडलों, आयोगों और सरकारी संघों द्वारा सरकार की गारंटी पर ज्यादा ब्याज दर में ऋण लेकर उसे कम ब्याज देने वाले बैंकों में जमा करने का मामला सामने आया था। ये गंभीर मामला है। इससे सीधे तौर पर शासन को ब्याज का नुकसान हो रहा था। ऐसे ही मामला छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में सामने आया। संघ ने तेंदू पत्ता कारोबार के लिए सरकार की गारंटी पर 300 करोड़ रुपए का ब्याज 6.45% ब्याज दर पर लिया, लेकिन मनपसंद बैंक में खाता खोलकर ये राशि 2.25, जी हाँ, सिर्फ 2.25% ब्याज दर पर जमा कर दी। जिस दर पर सरकार के लिए ऋण लिया गया उससे काफी कम दर पर पैसा बैंक में रखा गया। मामला वित्त मंत्री ओपी चौधरी तक पहुंचने के बाद वित्त विभाग ने कड़ाई बरतते हुए सभी विभागों, जिलों और संबंधित संस्थाओं के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी धन से जुड़े खाते केवल अधिकृत बैंकों में ही खोले जा सकेंगे और नए खाते के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति बेहद अनिवार्य होगी। इसके साथ ही सभी सरकारी खातों का केंद्रीकृत पंजीयन कराया जाएगा। 1 करोड़ रुपए से अधिक बैलेंस वाले खातों की नियमित समीक्षा होगी। 2 साल से अधिक समय से निष्क्रिय या बंद हो चुकी योजनाओं से जुड़े खातों की राशि राज्य की संचित निधि में जमा करनी होगी। सरकारी खातों के संचालन को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं। अब खातों का संचालन कम से कम 2 अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। वहीं बड़ी राशि के लेन देन के लिए दूसरे स्तर की मंजूरी की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। यानी अब सरकारी धन के प्रबंधन में मनमानी पर रोक लगाने के साथ साथ ब्याज से होने वाले संभावित नुकसान को भी लगातार नियंत्रित करने की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब सोशल मीडिया तय कर रहा है ब्यूटी का ट्रेंड। 2030 तक जेन जी बनेगी सबसे बड़ी खरीदार ब्यूटी मार्केट की। अब सिर्फ मेकअप और चेहरे की खूबसूरती तक ब्यूटी मार्केट सीमित नहीं रह गया है। सनस्क्रीन, सीरम से लेकर बॉडी वॉश, परफ्यूम और नेल आर्ट तक युवाओं के अब ब्यूटी रूटीन तेजी से बदल रहा है। खास बात यह है कि अब कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में आएगा इसका फैसला दुकानों से ज्यादा सोशल मीडिया कर रहा है। फ्लिपकार्ट के आंकड़ों के मुताबिक उसके ब्यूटी और पर्सनल केयर खरीदारी में 56% जेन जी है और करीब 70% युवा सोशल मीडिया के जरिए नए प्रोडक्ट खोजते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इसका असर सिर्फ महानगरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। रेडस्टिर के अनुमान के मुताबिक जेन जी और जेन अल्फा की ब्यूटी पर होने वाले खर्च में हिस्सेदारी 2024 के 32% से बढ़कर 2030 तक करीब
80% हो सकती है। यानी आने वाले वर्षों में ब्यूटी मार्केट की दिशा तय करने में युवा सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग भी इस बदलाव को तेजी दे रही है। 2030 तक भारत के कुल ब्यूटी खर्च का करीब 35% ऑनलाइन ही होगा। बॉडी केयर, बॉडी वॉश, सन स्क्रीन, फेस सीरम और क्लेंजर जैसी कैटेगरी की तेजी से बढ़ रही है। वहीं इंस्टाग्राम रील्स, ब्यूटी क्रिएटर्स और यूट्यूब रिव्यू युवाओं की पसंद बदल रहे हैं। कोरियन ब्यूटी से लेकर लॉस स्किन और हाइब्रिड ब्यूटी तक नए ट्रेंड सोशल मीडिया से निकलकर सीधे शॉपिंग कोर्ट तक जा पहुंच रहे हैं। आने वाले वक्त में ब्यूटी मार्केट सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बाजार नहीं होगा, वही ट्रेंड वही तय करेगा जो सोशल मीडिया पर वायरल होगा। और 2030 तक इस बाजार के सबसे बड़े खरीदारों में जेन जी की भूमिका सबसे अहम होगी। आगे बढ़ रहे हैं। पूरे शहर रायपुर राजधानी में बहुत सारी जगहों पर मशीनों से खुदाई चल रही है पीएनजी कनेक्शन के लिए। जी हाँ, पीएनजी कनेक्शन तो लग गया, लेकिन एलपीजी छोड़ने की शर्त ने गैस कनेक्शन की रफ्तार को रोक दिया है। छत्तीसगढ़ से गैसों की रसोई तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की योजना तो तेजी से आगे बढ़ी है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर छोड़ने की शर्त इस योजना की राह में रोड़ा बन गई है। प्रदेश में 35,000 से ज्यादा घरों में पीएनजी कनेक्शन और मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन गैस की सप्लाई अब तक करीब 1,000 घरों में ही शुरू हुई है। यानी कनेक्शन लेने वाले 3% से भी कम है। उपभोक्ता फिलहाल पीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एक ही पते पर पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं होना है। नियम के मुताबिक पीएनजी सप्लाई शुरू होने के बाद उसी पते का एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना बेहद जरूरी है। यही शर्त लोगों को परेशान कर रही है। उपभोक्ताओं को डर है कि अगर कभी पाइपलाइन से गैस सप्लाई बाधित हुई तो उनके पास खाना बनाने के लिए सिलेंडर का विकल्प नहीं रहेगा। किराएदारों की चिंता की भी बड़ी वजह इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है किराए के मकानों में रहने वाले लोगों को। उन्हें आशंका है कि मकान बदलने पर पीएनजी कनेक्शन का क्या होगा। हालांकि दूसरा मकान होने पर एलपीजी कनेक्शन को वहां ट्रांसफर कराया जा सकता है। वही कंपनियों का दावा है कि पीएनजी की सप्लाई 24 घंटे और 365 दिन उपलब्ध रहेगी। तकनीकी समस्या आने पर उसे दूर कर जल्द सप्लाई बहाल करने की व्यवस्था होगी। यानी एक तरफ पाइपलाइन बिछ रही है, मीटर लग रहे हैं और पीएनजी का नेटवर्क बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर छोड़ने की जो आवश्यक मजबूरी उपभोक्ताओं के कदम रोक रही है। अब देखना होगा कि लोगों की इस चिंता का समाधान कैसे होता है और छत्तीसगढ़ में पीएनजी की रफ्तार घर में कब तेज होती है। आगे बढ़ते हैं। 2034 विश्व कप का सपना आज की युवा प्रतिभाओं का होगा। भारत के लिए 2034 फीफा विश्व कप में क्वालिफाई करना भले ही आज मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन यही लक्ष्य भारतीय फुटबॉल को नई दिशा देने का मौका बन सकता है। सवाल विश्व कप में पहुंचने का नहीं, बल्कि आने वाले 8 वर्षों में ऐसा मजबूत फुटबॉल सिस्टम तैयार करने का है जो भारत को एशिया की मजबूत टीमों के साथ मुकाबले के लायक बनाए। विशेषज्ञों का मानना है कि फुटबॉल विशेषज्ञों और दूसरे खेल विशेषज्ञों की भारत की सबसे बड़ी ताकत आज की युवा प्रतिभाएं हैं। जो खिलाड़ी 2034 में देश के विश्व कप की चुनौती तक ले जा सकते हैं, उनमें से ज्यादातर अभी 12 से 20 साल की उम्र के माने जाएंगे। ऐसे में उनके विकास का सही वक्त यही है। उनके लिए जिला स्तर से प्रतिभाओं की पहचान करनी होगी। उन्हें बेहतर अकादमियों तक, यूथ लीग, पेशेवर क्लबों और राष्ट्रीय टीम तक पहुंचाने का लगातार रास्ता देना होगा। खिलाड़ियों को सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि मजबूत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव भी जरूरी है। इसके साथ ही कोचिंग सिस्टम को मजबूत करना, पारदर्शी स्काउटिंग और नेशनल प्लेयर डेटाबेस और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। क्लब, एआईएफएफ, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ कारपोरेट जगत को भी मिलकर लंबे वक्त की योजना पर काम करना होगा, क्योंकि 2034 का विश्व कप सिर्फ आज की राष्ट्रीय टीम से नहीं जीता जा सकता।
उसकी तैयारी आज मैदानों में खेल रहे उन बच्चों से शुरू होगी जो आने वाले वर्षों में भारत के फुटबॉल बन सकते हैं। अगर प्रतिभाओं को सही मंच, सही कोचिंग और लगातार मुकाबलों का अनुभव मिला तो 2034 का विश्व कप भारत के लिए सिर्फ सपना नहीं, एक वास्तविक लक्ष्य बन सकता है और हमारी इसमें हिस्सेदारी हो सकती है, जो बहुत सारी भारतीय जनरेशन फुटबॉल प्रेमियों का सपना रहा है। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपने फुटबॉल नहीं खेला तो अपने बचपन नहीं जिया, और अगर आपने रिमझिम बारिश में फुटबॉल नहीं खेला तो आपने जीवन नहीं जिया। तो बचपन जीना है, जीवन जीना है, तो फुटबॉल और दूसरे खेलों को अपनाना बेहद जरूरी है। और देश के लिए, देश के फख्र के लिए बहुत सारे पदकों की तालिका में देश का नाम रोशन करने के लिए हमारे तिरंगे की धुन को, हमारे राष्ट्रगान की धुन को सुनने के लिए, हमारे तिरंगे को लहराने के लिए बेहद जरूरी है कि हम अभी से 2034 की कोशिशों में अपने बच्चों के साथ जुट जाएं। आज की चर्चा में इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आपको कैसा लगा हमारा यह कार्यक्रम, जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।